हेलो बच्चों, क्या हाल था? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो नीट का पेपर तो ख़त्म हो गया, जेई मेंस का पेपर भी ख़त्म हो गया, एडवांस के कुछ के रिजल्ट, एडवांस का आज रिजल्ट आ भी गया है। तो जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, अब बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले चुके होंगे, कोचिंग भी ले चुके होंगे, एडमिशन भी करा लिया होगा। तो जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं एक साल और, उन बच्चों के लिए मेरा एक थोड़ा सा संदेश है। संदेश ये है कि इस बार अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको इस बार बहुत अच्छे से, बहुत ही मेहनत से प्रिपरेशन करना है, बहुत ही मेहनत से डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट दीजिए। कौन कौन से टेस्ट देने हैं? तो एक देना है यूनिट वाला टेस्ट, दूसरा देना है फुल सिलेबस टेस्ट, FST, या उसे बोलते हैं FLT। यूनिट वाला कब देना है? तो जो टॉपिक आपका क्लास में चल रहा है, जो जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायो के, जो भी टॉपिक आपका क्लास में चल रहा है, उस टॉपिक का टेस्ट उसी समय हमें देना है, ताकि उसमें जो भी डाउट्स हों वो सारे डाउट्स आपको उसी समय क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि जो अगला टॉपिक है उसमें कोई डाउट ना बचे। तब आपका जो अगला टॉपिक होगा एकदम अच्छे से जाएगा। लेकिन डाउट अगर अभी बच जाएंगे तो जो अगला टॉपिक होगा वो अच्छे से नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसका टेस्ट प्रॉपर वे में उसी समय देना है, ताकि उसमें जो भी डाउट्स हों आपको क्लियर हो जाए, वो आगे कोई डाउट बचे ही ना। ठीक। दूसरा देना FLT, फुल लेंथ टेस्ट। कब देना है? अभी से स्टार्ट कर दीजिए देना। क्यों दे दीजिए अभी से स्टार्ट? क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट देंगे तो एक होता है ना माइंड सेट, कि FLT दे रहे हैं, पूरे 180 क्वेश्चन दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का जो होता है, टाइम कैसे हमको जो है पूरे क्वेश्चंस को जो है मैनेज करना है, हर एक घंटे में फिजिक्स करना है, हर एक घंटे में केमिस्ट्री करना है, एक घंटे में बायो करना है। तो एक तो टाइमिंग का जो मैनेजमेंट है आपका, वो मतलब क्लियर हो, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ताकि एक मतलब 3 घंटे में हमें पूरे 180 क्वेश्चन करने हैं, तो कैसे फेस करने हैं वो अभी से आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एक दो टेस्ट से नहीं होगा, 3 4 5 6 देंगे तो आप जो है फेस करना स्टार्ट कर देंगे। टाइम को जो है कैसे मैनेज करना 3 घंटे में, या कैसे करना है 180 क्वेश्चन 3 घंटे में ही, वो अभी से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसका प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं या लेने वाले हैं। आपको उस टेस्ट का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक वाला, जो आपको क्लास में चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसी समय उसको टेस्ट देना है। क्योंकि अगर आप FLT की तैयारी करेंगे तो जो आप पढ़ रहे हो करंट में उसका भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, और FLT का भी नहीं हो पाएगा, तो पूरा साल फिर से खराब हो जाएगा। FLT देना अपने मेमोरी बेस पे, FLT देना अपने मेमोरी बेस पे। मतलब यह है कि आपने जो पिछले साल पढ़ा है उसके बेस पे आपको टेस्ट देना है। ये यूनिट वाला टेस्ट आप देते जाइए, यूनिट वाला जो टेस्ट है इसको अच्छे से प्रॉपर वे में देते जाइए, और FLT को दीजिए मेमोरी बेस पे, ताकि आप जो पिछले साल पढ़े हैं आप देखिए कि मैं कहाँ तक स्कोर कर पा रहा हूँ बिना पढ़े। फिर जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लेना तो कम से कम 20 से 25 FLT जो है पेपर दे देना, आराम से आपका जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे रैंक से आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, FLT तभी देना है, मतलब उसका अलग से प्रिपरेशन बिल्कुल मत करिए। क्योंकि अगर प्रिपरेशन करेंगे तो जो टॉपिक आप करंट में पढ़ रहे हैं वो आपका वीक पड़ जाएगा, उसमें तमाम तरह डाउट आएंगे। अगर डाउट आएंगे क्लियर नहीं होगा तो जो अगला टॉपिक होगा वो अच्छे से नहीं जाएगा, खराब जाएगा वो। तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जाना है, GMC तक जाना है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी एकदम मेहनत से पढ़ना है। और मान लीजिए अगर अगले साल भी पेपर मान लो कठिन बना दिया, जैसे इस साल बना दिया है, तो ध्यान रखना, अगर पेपर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर कठिन बनाएंगे तो सारे क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं। 20 या 15 या 10 क्वेश्चंस कठिन होते हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी होते हैं। तो हमें उन ईजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है, हमें उन इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो कठिन क्वेश्चंस के बीच में होते हैं। वही इजी क्वेश्चंस आपको GMC मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक लेकर जाएंगे, सिलेक्शन कराएंगे। जब पूरे सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी हो, अगर आप इजी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर जो टफ क्वेश्चन होंगे फिर उस पर जाएंगे। लेकिन पहले कठिन क्वेश्चन को नहीं करेंगे, उन कठिन क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करेंगे, उनको करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में। जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएं तभी आप कठिन क्वेश्चन पे जाइएगा, टफ क्वेश्चन पे जाइएगा। तब आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, सिलेक्शन आराम से होगा। पिछली बार देखे थे पेपर एकदम इजी बना दिए थे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। तो कट ऑफ कितना गया था? 665 पाने वाले स्टूडेंट का जो सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार क्या है, देखो सिलेक्शन जितना हुआ था पिछले बार, इतना ही सिलेक्शन होगा इस बार। लेकिन अंतर क्या है? कट ऑफ का अंतर है। पिछली बार कट ऑफ 660 गया था, इस बार कट ऑफ 550 570 के अराउंड जाएगा। तो सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन उतने ही होंगे, बस पेपर टफ होगा और जो कट ऑफ होगा वो लो जाएगा। तो जब भी टफ पेपर आए तो एकदम ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, एकदम पूरे एक माइंड सेट से करना है।
ध्यान रखिएगा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सीरीज लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें जो भी सवाल मतलब कुछ अच्छे सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, अच्छे सवाल हैं। जेईई मेंस के हैं, नीट के हैं, एडवांस के हैं, जो भी सवाल हैं एकदम अच्छे हैं, इफेक्टिव सवाल हैं, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्ड कर देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर, कह रहे हैं कोई पीक्यू वायर है जिसका जो है लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। कह रहे हैं कि कोई रेल्स है, हॉरिजॉन्टल रेल्स है, उसी पर जो है मूव कर रहा है, जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो रेल्स है उसका अपना कोई रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं कि इस रेल्स का जो एक साइड है, अगर उसका जो इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस से कनेक्ट है, जिसकी वैल्यू 1 मिली हेनरी है, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ जिसकी वैल्यू 1 ओम है, ठीक है। और जो ये रेल्स है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, जिसकी वैल्यू है 1 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यह है कि अगर ये रेल्स मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है, अगर ये रेल्स एक्स वाई प्लेन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड, मतलब जेड के अलग होगा। आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। जो क्रॉस लगा हुआ मतलब इनवर्ड है, क्रॉस का जो सिंबल होता है वो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कह रहे हैं कि जब स्विच को क्लोज किया गया तो कह रहे हैं कि 1 सेकंड बाद, जब हम स्विच को क्लोज किए तो 1 सेकंड बाद जो है जो सर्किट में जो करंट जा रहा है 1 सेकंड बाद 1 मिली सेकंड है, 1 सेकंड भी नहीं 1 मिली सेकंड है। 1 मिली सेकंड में जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो हो रहा x × 10⁻³ एम्पियर। इतना जो है करंट 1 मिली सेकंड 1 मिली सेकंड में इतना करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो x की वैल्यू बतानी है। जो कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी में कांस्टेंट दिया गया है, कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप जानते हैं। अच्छा ये जो सर्किट है ये सर्किट है एलआर सर्किट। कैसे पहचाना एलआर सर्किट है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हुआ है। और अगर एलआर सर्किट है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं एलआर सर्किट में जो करंट होता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है, I = I0। क्या होता है I = I0 1 माइनस ई रेज टू पावर -t डिवाइडेड बाई टाउ। ये होता है करंट इन एलआर सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। I0 होता है मैक्सिमम करंट स्टेडी स्टेट पे, टाउ होता है टाइम कांस्टेंट। आप जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक बैटरी बनाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, मैं बना रहा हूँ कंडक्टर, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर, ठीक। और ये कंडक्टर मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कि वेलोसिटी v से जो है मूव कर रहा है। ये जो कंडक्टर है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो कंडक्टर है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। और मान लीजिए इस कंडक्टर का जो लेंथ है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको मान लीजिए आप कैपिटल एल, क्या मान लीजिए कैपिटल एल। इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको मान लीजिए आप कैपिटल एल, कितना मान लीजिए कैपिटल एल। और ये मान लीजिए ये रखा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, कहाँ रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। ये जो कंडक्टर है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है, ठीक। ये जो कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। और इसके पास वेलोसिटी मान लीजिए कितना है v है, वेलोसिटी कितना है v है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें इसको, v और b को। इधर देखिए ये मान लीजिए कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू v है और वेलोसिटी v है, ठीक। तो आप जानते हैं अगर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है भी, देखो वेलोसिटी ऐसे है और ये लॉर्ड ऐसे है, तो वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है कि वेलोसिटी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस रॉड के एंड्स के क्रॉस, हम इस रॉड के एंड्स के क्रॉस एक बैटरी को जो है क्रिएट करते हैं, एक ईएमएफ को जो है इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एक ईएमएफ को जो है इंड्यूस करते हैं। अगर ऐसा है कब, जब जो है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसके लेंथ के क्रॉस क्या करते हैं, हम एक जो है ईएमएफ जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक बैटरी जो है बनाते हैं। और एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक। इस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, इंड्यूस की जो वैल्यू होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है BVL। क्या होता है, BVL, ये होता है ईएमएफ इंड्यूस, BVL। इसको जो बॉक्स में मैं ऐसे बंद कर दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मूविंग ऑफ कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग कंडक्टर
तो उसके एंड से अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बीवीएल। कितना होता है? बीवीएल। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आई नॉट होता है, अब इसमें देखिए जरा, ये जो आई नॉट होता है, ये जो होता है पीक करंट होता है स्टेडी स्टेट पे। पीक करंट होता है स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट मतलब इन्फिनिटी पे। क्या होगा? इन्फिनिटी पे। आप देखना, थोड़ा ध्यान रखो, याद करो। अगर यहाँ पर मान लो कैपेसिटर होता, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ओपन सर्किट। अगर यहाँ पर कैपेसिटर होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सर्किट है, और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सर्किट में टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर हम इसको ट्रीट करते हैं ओपन सर्किट, और टी बराबर 0 को हम ट्रीट करते हैं इसको कंडक्टिंग वायर। लेकिन अगर यहाँ पर इंडक्टर है तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट पर हम इसको ट्रीट करेंगे एज ए कंडक्टिंग वायर, और टी इक्वल्स टू 0 पर हम ट्रीट करते हैं एज ओपन सर्किट। उल्टा है, क्या है? उल्टा है। तो ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये जो रॉड है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसके एंड्स के क्रॉस क्या होगा ये बताइए? इसके एंड्स के क्रॉस जो है एक ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इस लेंथ, इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लेंथ के अक्रॉस, इस कंडक्टर के लेंथ के अक्रॉस क्या होगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक। अच्छा, इसको हटा दो जरा। ये जब इसको कंडक्टिंग वायर समझेंगे तो ये सिर्फ ऐसे कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग वायर। और रेजिस्टेंस तो वैसे को वैसे ही रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे जो है, रेजिस्टेंस को आप ऐसे बना लीजिए, रेजिस्टेंस वैसे को वैसे रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है। अब देखना जरा यार, आप जानते हैं कि जो करंट होता है, जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, और ऐसे फ्लो करके ऐसे जाएगा। ठीक। फिर इसमें जाएगा, फिर ऐसे जो है फ्लो करते हुए ऐसे जाएगा। ठीक। फिर ऐसे वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। अब देखो जरा, यहाँ पर ई इंड्यूस है। ये क्या है? यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ई इंड्यूस, इंड्यूस। अब ये इंड्यूस है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो सिंपल किरचॉफ लॉ। तो यहाँ से आई इंड्यूस जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा आई इंड्यूस, जिसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं किरचॉफ लॉ से आई इंड्यूस क्या होता है? ई इंड्यूस अपन आर या वी अपन आर। तो वी बोले यहाँ पर क्या है? इंड्यूस है। वी वोल्टेज है, ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से आई नॉट की वैल्यू आ जाएगा ई इंड्यूस, कितना हो जाएगा? वी बी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, वी बी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। यहाँ से आई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? तो आई नॉट की वैल्यू, वी की वैल्यू कितना दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, 10⁻²। बिलॉस मैग्नेटिक कितना दिया गया? तो मैग्नेटिक दिया गया 1 टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻1, 10 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर दिया। डिवाइडेड बाई क्या करो? रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 ओम है। तो कितना आ जाएगा? तो ये जाएगा 10⁻²। देखो ना, ये -1 है, 10 सेंटीमीटर है। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये -2 होगा ना, यहाँ पर ध्यान रखना, -2, तो 10⁻1 आ जाएगा। देखिए अगला पेज पर हम चलते हैं, अगले पेज की तरफ। तो जो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगा, आई नॉट वो कितना हो जाएगा? तो आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगा 10⁻3, कितना आ जाएगा? 10⁻3, ये जाएगा आई नॉट की वैल्यू। अब देखिए जरा, आई नॉट निकल गया। ये जो टी होता है टाउ, ये टाउ होता है टाइम कांस्टेंट। क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। और जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू होती है टाउ, वो होता है L/R। क्या होता है? L/R। टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है L/R। L को देखो दिया गया 1 मिली हेनरी, तो 10⁻³ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितना दिया? 1 दिया गया है, कितना जाएगा? 10⁻3, ये जाएगा टाइम कांस्टेंट। ठीक है। तो कोई नहीं, टाइम दिया गया है, आपको टी दिया गया है, टी दिया गया है, जो टाइम है वो टी दिया गया, कितना दिया गया? 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड, इसको हम चेंज कर दिए सेकंड में, तो आ गया 1 × 10⁻³ सेकेंड, यह जाएगा टाइम। अच्छा, आपको आई भी दिया गया, करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है आई, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? तो x × 10⁻3, x × 10⁻, यही है ना, x × 10⁻3, यस यही है, ये भी दिया गया है। तो आप सिंपल सारे वैल्यू जो है उस इक्वेशन में रखिएगा, रखेंगे तो x × 10⁻3 ये जाएगा आई की वैल्यू, और आई नॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 10⁻3 ऊपर लिखा हुआ है, ब्रैकेट 1 माइनस e⁻t, माइनस टी वैल्यू कितना है? 10⁻3 है, यहाँ रख देंगे, डिवाइडेड बाई टाउ की वैल्यू कितना? 10⁻3 है,
अब देखो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 10⁻³ 1 माइनस, अब देखो जरा हो जाएगा e⁻⁻1, ठीक। अब देखिए तो x इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, 10⁻³ 1 माइनस, अब देखिए e⁻⁻1 की वैल्यू दिया गया है 0.37, कितना दिया गया है 0.37, जब इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा 0.63 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। हमसे x की वैल्यू पूछें, देखो ये पूरा वैल्यू कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.63, कितना आ जाएगा 0.63 हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। यही हमसे x पूछा गया सवाल में, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.63, कितना हो जाएगा 0.63 हो जाएगा x की वैल्यू, क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा 0.63। तो आप देखिए जरा, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर भरना होगा 0.63। ये सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछा गया पेपर 2 में 2019। अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं फिगर्स दिया गया फिगर, रेजिस्टेंस दिया गया है, एल दिया गया है, ई दिया गया है, कह रहे हैं कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, कह रहे हैं कि जैसे स्विच को क्लोज किया उसी समय बताना है हमें करंट। मैंने बताया था जब स्विच को जस्ट क्लोज करोगे, आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो, आप टाइम की बात कर रहे हो t=0, किस टाइम की बात कर रहे हो t=0 की। और t=0 में मैंने बताया था जो इंडक्टर होता है उसको हम ट्रीट करते हैं ओपन सर्किट की तरह से। कैसे ट्रीट करते हैं, ओपन सर्किट की तरह से, मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है इसको आप ओपन सर्किट मतलब यहाँ से इसको जो ओपन कर दीजिए, क्या करिए ओपन कर दीजिए, यहाँ से ओपन कर दीजिए, और ये आपका रेजिस्टेंस पहले से लगा था, इसको ऐसे छोड़ दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए, क्या कर दीजिए ओपन, इसको छोड़ दीजिए ओपन कर दीजिए, इसको ऐसे इसको रन दीजिए, इसको आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ओपन हो जाएगा, तो सिंपल इसको ऐसे बना सकते हैं आप, ये आपका है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक। ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे ओपन कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। आप देखना जरा, यहाँ से क्या करिए ओपन कर दीजिए, ओपन। अब देखना जरा, यहाँ से करंट चला, जब स्विच क्लोज किया यहाँ तक करंट आया। अब यहाँ आने के बाद देखो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर है। अब ये जो है आपका सर्किट ओपन है, यह सर्किट भी ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो कोई करंट इसमें जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर्किट ही क्लोज मतलब ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है। तो टोटल करंट जो है यहाँ से ऐसे, टोटल जो करंट यहाँ से आई अपने माना था, और टोटल करंट जो है आई टोटल इसी रास्ते से आ जाएगा। ये बोलिए यहाँ कोई दिक्कत। मैंने कहा कि t=0 मैंने बोला जब स्विच क्लोज कर रहे हैं मतलब t=0 की बात कर रहे हैं, और t=0 पर जो इंडक्टर होता है उसको हम ट्रीट करते हैं ओपन सर्किट की तरह से, मतलब इसको आप ओपन कर दीजिए। जब ओपन कर देंगे तो इसमें कोई करंट आएगा नहीं, इसमें भी देखो इंडक्टर है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन इसमें इंडक्टर नहीं है तो टोटल करंट इसी रास्ते से आ जाएगा। तो यही सर्किट आप देखो जरा, ये आर और ये आर दोनों किसमें है, सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है, आर इक्वलेंट R1 + R2, क्या होता है R1 + R2। तो मैं इसी क्वेश्चन देखो ऐसे बना रहा हूँ, इसी सर्किट को मैं ऐसे, अब देखो ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो इनको हटाकर आप एक लगाएंगे, क्या करेंगे एक लगाएंगे, इन दोनों को हटाकर आप एक लगाएंगे, कितने को लगाएंगे तो R1 + R2 को लगाएंगे, कितने को लगाएंगे R1 + R2 को, इन दोनों को हटाकर आप एक लगाएंगे। और ये आपका बैटरी था पहले से जो दिया गया था आपको बैटरी, ठीक। अब देखना पड़ेगा, अब ये आपको 9 वोल्ट था, क्या था 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा R1 + R2, R + R मतलब 2R, कितना हो जाएगा 2R, और R की वैल्यू शायद आपको गिवन है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से करंट चलेगा, अब यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से करंट चलेगा I, यहाँ से करंट चलेगा I, ठीक। यही I पूछे हैं, तो सिंपल से देख लो यार, क्या लगाओगे V = I × R, क्या लिखोगे V = I × R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V की वैल्यू कितना है 9 वोल्ट है, I की वैल्यू पूछ रहे हैं, R की वैल्यू कितना है 4 ओम है, कितना है 4 ओम है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, I की वैल्यू सिंपल हो जाएगा 9/4, और 9/4 वैल्यू कितना हो जाएगा 2.25 एम्पियर। ये हो जाएगा करंट इस सर्किट में, I = 2.25 एम्पियर।
ये करंट हो जाएगा पूरे सर्किट में जो फ्लो कर रहा है टी इक्वल टू जीरो पे, टी जो करंट है टी इक्वल टू जीरो पर है 2.25 एम्पियर। तो आपका जो आंसर दिख गया होगा कौन सा, थर्ड पार्ट। जेई में से पूछा गया सर 2021, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ये। अगला सवाल देखिए जरा, कह रहे हैं पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट दिया गया है, कह रहे हैं किसी समय पर जो करंट जा रहा है सर्किट में 1 एम्पियर जा रहा है और जो करंट वो डिक्रीज कर रहा है 10⁻²2 एम्पियर पर सेकेंड से। तो कह रहे हैं पोटेंशियल इसमें बताना है वी पी माइनस वी क्यू। आप जानते हैं कि जो फैराडे साहब का जो नियम था वो ये था, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, अगर इंडक्टर में करंट डिक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर क्या करता है, उससे डिक्रीज का अपोज करता है, क्या करता है, उससे डिक्रीज का अपोज करता है। मतलब अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो अपने अंदर खुद एक बैटरी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और वह एक खुद का एक इंड्यूस करंट डेवलप करेगा जो एक्सटर्नल करंट के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि करंट अगर एक्सटर्नल करंट अगर घट रहा है तो उसी डायरेक्शन में अपना खुद का एक इंड्यूस करंट बनाएगा। मतलब अगर देखो करंट ये किधर जा रही है, लेफ्ट साइड, तो खुद का करंट बनाएगा किधर, लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड जो करंट जा रही है घट रही है। तो अगर मान लो राइट साइड बनाएगा तो ये जो राइट साइड करंट आएगा ये इस करंट का अपोज करेगा, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है लेफ्ट साइड, वो आएगा राइट साइड, तो करंट का अपोज करेगा तो करंट बढ़ने के बजाय घट जाएगा। तो करंट अगर वो भी अगर बनाए किधर, लेफ्ट साइड, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इंडक्टर को हटाकर एक जो है बैटरी लगाते हैं, क्या करते हैं हम, देखिएगा जरा, मैं इस इंडक्टर को हटाकर एक बैटरी लगा रहा हूँ। अच्छा, बैटरी लगा रहे हैं तो इसका जो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ऐसे होगा, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे होगा, नेगेटिव ऐसे होगा, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो ऐसे होगा और नेगेटिव ऐसे रहेगा, ठीक। अच्छा, इधर आपका पहले से इधर देखिए जरा। अच्छा, ये पहले से आपका बैटरी पहले से दिया गया था जिसका इन्होंने ईएमएफ ऑलरेडी ऐसे दिया रखा हुआ इन्होंने, ठीक। अच्छा, एक रजिस्टर लगाया इन्होंने, रजिस्टर को ऐसे लगा दीजिए, रजिस्टर को कुछ नहीं करना, ऐसे रजिस्टर को लगा दीजिए, ये रजिस्टर है, ठीक। आप देखना जरा, ये आपका जो पॉइंट था ये कौन सा पॉइंट था जब बताओ, ये जो पॉइंट था ये पी था, ठीक, और ये जो पॉइंट था ये कौन सा पॉइंट था, ये जो पॉइंट था क्यू था, ठीक है। अब देखिए ये जो करंट था एक्सटर्नल जो सर्किट में फ्लो कर रहा था ये आपका आई था, ठीक है, और ये जो इसने इंड्यूस बनाया, जो आई इंड्यूस बनाया वो भी इसके सपोर्ट में बनाया। अब जरा बताना, अब यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना वी पी माइनस वी क्यू, क्या निकालना है, वी पी माइनस वी क्यू। हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट में घूम जाएंगे, किरचॉफ लॉ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, अगर एक पॉइंट पी है तो यहाँ पोटेंशियल वी पी, यहाँ पोटेंशियल वी पी, आप जा रहे हो राइट, ये प्लस ये माइनस, जब प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, तो अब चूंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस, ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस, तो देखिए पी पॉइंट्स में चल रहा हूँ, वी पी, ठीक, माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एल डी आई बाई डी टी, प्लस से माइनस फिर जा रहा हूँ बैटरी में, ये बैटरी है तो जाएगा 30 वोल्ट। देखो ये मैंने बनाया हुआ है बैटरी, ये इंडक्टर की वजह से बनाया हुआ है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, कितना होता है एल डी आई बाई डी टी -30। फिर देखो अब करंट जा रहा है किधर, क्यू से पी, हम जा रहे हैं पी से क्यू, तो जाहिर सी बात है जब करंट की डायरेक्शन जाती है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, जब करंट के अपोजिट जाता है तो पोटेंशियल का रेंज होता है, और कितना होता है, आई इंटू आर, कितना होता है, आई इंटू आर, आई इक्वल 1 है और आर इक्वल कितना दिया गया, 2 ओम। कहाँ पहुँच जाएंगे हम, पहुँच जाएंगे एट पॉइंट क्यू, कहाँ पहुँच जाएंगे, एट पॉइंट क्यू। अब देखिए जरा, हमें चाहिए वी पी माइनस वी क्यू, तो इसको इधर लेकर आएंगे, बाकी सारा टर्म उधर ट्रांसफर करेंगे, तो वी पी माइनस वी क्यू। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो माइनस एल डी आई बाई प्लस हो जाएगा, ये एल की वैल्यू कितना दिया गया है, एल की वैल्यू दिया गया है आपका 50 मिली हेनरी, तो 50 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3 इंटू डी आई बाई टी दिया गया है कितना, 10 रेस्ट टू पावर 2, 10 रेस्ट टू पावर 2, ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ ये, क्योंकि ये माइनस है, ठीक, तो माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है आपका,
ये -30 है तो हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, तो VP माइनस VQ, VP माइनस VQ कितना आ जाएगा बताओ, ये VP माइनस VQ, ये पूरा देखो ये 10⁻³ है, 2 है, ये 1 है, तो पूरा पावर खत्म हो जाएगा, तो 5 ये जाएगा 5 प्लस 30, 5 प्लस 30 -2, ये हो जाएगा ये 5 प्लस 30 -2 कितना होगा इधर बताइए। अब जब इसमें से माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो VP माइनस VQ, VP माइनस VQ कितना आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा आपका 30 प्लस कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 33 वोल्ट, कितना आ जाएगा 33 वोल्ट, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 33 वोल्ट, कितना आ जाएगा 33 वोल्ट, यहाँ क्या पाएंगे 33। यही मेंस का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल आप जो है रेडियस दिया गया, ठीक है, टर्म दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं कि रोटेट कर रहा है कि डायमीटर के क्रॉस, अब देखना जाएगा ये मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल है, अब इस सर्कुलर कॉइल जो है, अब इस सर्कुलर कॉइल जो है डायमीटर के क्रॉस ऐसे, डायमीटर के क्रॉस जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, डायमीटर के क्रॉस ऐसे रोटेट कर रहा है सर्कुलर कॉइल, ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है ये डायमीटर के क्रॉस ध्यान से ये जो कॉइल है ये जो है डायमीटर के क्रॉस ऐसे जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, कितने से ओमेगा से, कितने से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका रखा गया है कॉइल, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, कहाँ रखा गया है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ये जो कॉइल है ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ये जो कॉइल है ये कॉइल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ऐसे, ठीक, और डायमीटर के क्रॉस क्या कर रहा है ये रोटेट कर रहा है। आप जानते हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं, अगर कोई कॉइल अगर डायमीटर के क्रॉस अगर रोटेट कर रहा है, डायमीटर के क्रॉस रोटेट कर रहा है तो वो एक AC प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, साथ में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है E=E0 sin ओमेगा टी, क्या होता है sin ओमेगा टी, ये होता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक। E0 क्या होता है, E0 होता है पीक वैल्यू, क्या होता है पीक वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है n नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा इंटू होता है आपका NA ओमेगा इंटू B मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है E0। हमसे कह रहे हैं E मैक्सिमम बताना है, E मैक्सिमम कब होगा जब बताओ, जब ये आपकी जो वैल्यू लिखी गई है ये, जब ये मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू है यार, ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है +1, जो मिनिमम होता है -1, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि तभी EM जो मतलब EMF जो प्रोड्यूस होगा, जो जनरेट होगा वो मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो देखिएगा जरा, तो जो आ गया ई मैक्स कितना आ गया E0, और E0 की वैल्यू आप लिख चुके हो कितना था NA ओमेगा इंटू B, ये दिया गया था आपको। अब देखिए जरा जो ई मैक्स आ जाएगा, जो ई मैक्स आ जाएगा, ई मैक्स उसकी वैल्यू कितना होगा, देखिए जरा n की वैल्यू कितना दिया गया है, n की वैल्यू दी गई आपको, कितना दी गई n की वैल्यू, n 20 टन्स, एरिया क्या हो जाएगा सर्कुलर कॉइल है तो πr², तो πr को कितना है 8 सेंटीमीटर है, स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 64 सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻4 आ जाएगा, 10⁻⁻4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को कितना दिया गया तो सर 50 ओमेगा को वैल्यू, बी को कितना है तो सर बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2, ये आपका है। अब देखना जरा यार, अब जब सभी को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻4 है, ठीक है, ये -2 है, हमें आंसर -2 में लेकर आना है। अब देखो यार ये -4 है तो 1 0 ये और ये 0 -2 आ जाएगा, तो इसको देखिए जरा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 में 20 का कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, तो ई मैक्सिमम देखिएगा जरा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 1000, जब 50 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1000 आएगा, 3 0 आएगा, और 3 0 मतलब ये आपका कितना है -4 है, तो सिर्फ बच जाएगा कितना -1। अब पाई बोलो जानते हो कितना होता है, पाई बोलो तो 3.14 और 64, ठीक ना, 64 मल्टीप्लाई बाई 64 10⁻⁻1,
10 रेस्ट पावर -1 इंटू हो जाएगा कितना 3 इंटू 10 रेस्ट पावर -2 10 रेस्ट पावर -2। अब ये 3 पॉइंट, अच्छा इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 64 में 3 का तो कितना आ जाता है 64 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14, इसको ऐसे रहने दीजिए आप। कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 192। कितना हो जाएगा 192 10 रेस्ट पावर -3। लेकिन हमें आंसर -2 में लेकर आना है तो आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो एक पेज ऐड कर लो, एक पेज और ऐड कर लिया मैंने। अब देखिए जो ई मैक्स जो आया, ई मैक्स वो कितना आ गया, तो जरा इधर देखिए आप, ये जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई, अब ये डेसिमल लेकर आना है, हो जाएगा 1.92। कितना आ जाएगा 1.92 इंटू 10 रेस्ट पावर -2 10 रेस्ट पावर -2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 6.028 10 रेस्ट पावर -2। हमसे पूछे नियरेस्ट इंटीजर, हमसे क्या पूछे हैं नियरेस्ट इंटीजर, इसका जो नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा 6.028 का जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो 6 इंटू 10 रेस्ट पावर -2, और ये आपको दिया गया है x इंटू 10 रेस्ट पावर कितना दिया गया, देखिए जरा कितना दिया गया आपको, ये वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया गया, तो आपको कुछ नहीं दिया गया, आपको दिया गया 10 रेस्ट पावर -2 10 रेस्ट पावर -2 दिया गया है। और 10 रेस्ट पावर -2 मतलब बताओ जरा, हमें जो वैल्यू दी गई थी EMF की, वो यहाँ पर आपको खाली स्थान भरा गया था, मतलब x मान लो इंटू 10 रेस्ट पावर -2, हमसे यही x की वैल्यू पूछे हैं, बताओ जरा x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ये जाएगा नियरेस्ट वैल्यू, क्या आ जाएगा नियरेस्ट, तो जो नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो जो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक ना, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे 6 भरेंगे। जेई में से पूछेगा सवाल है ये 2021 में पूछेगा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा जरा, करें कि आपको दिया गया है कि कोई जो है क्वायर जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है 5 = 10t² + 20t, हमसे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछ रहे हैं। आप जानते हैं फैराडे साहब का जो नियम था वो क्या था, फैराडे साहब का नियम, दो नियम दिया था उन्होंने कि अगर किसी क्वायर में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फैराडे साहब का जो नियम था ये था, अगर किसी क्वायर में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज कैसे होगा, तो फ्लक्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मतलब या तो फील्ड चेंज हो या तो एरिया चेंज हो। तो अगर किसी क्वायर में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, उस क्वायर में एक EMF इंड्यूस प्रोड्यूस होता है, उस क्वायर में एक EMF प्रोड्यूस होता है। अगर वो क्वायर या सर्किट अगर कंप्लीट है तो EMF प्रोड्यूस के साथ एक करंट भी प्रोड्यूस होता है। देखो सर्किट कंप्लीट है, पहले हम निकालेंगे इंड्यूस EMF, क्या निकालेंगे इंड्यूस EMF। अच्छा, जो इंड्यूस EMF होता है, इंड्यूस EMF उसकी जो वैल्यू होती है इंड्यूस EMF की, वो होता है आपका -d∅b क्या होता है, माइनस का d∅b डिवाइडेड बाई dt, ये होता है EMF प्रोड्यूस। माइनस होता है लेंज लॉ के हिसाब से, मतलब चेंज का अपोज करता है। अब देखो जरा ई इंड्यूस देखिए माइनस का d∅/dt, तो माइनस का देखो जरा d∅/dt फाई दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूँ कितना आएगा बताओ, ये तो आ जाएगा आपका 2 पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा -20t, -20 इंटू टी, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -20, ठीक है। ये इंड्यूस EMF है। तो देखो ये आपका अगर इसका मैग्नीट्यूड लिख लें, क्या लिख लें मैग्नीट्यूड, अगर इस EMF इंड्यूस का हम क्या लिख लें मैग्नीट्यूड लिख लें, इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। जिसका जो EMF का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाएगा, जो आ जाएगा 20t + 20, ये हो जाएगा उसका EMF, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। माइनस कॉमन करेंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 20t + 20। हमसे पूछ रहे हैं बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितने समय पर t = 5 पर, कितने समय पर t = 5 पर। तो हम पहले निकालेंगे EMF इंड्यूस कितने समय पर t = 5 पर, कितने समय पर t = 5 सेकंड पर। तो t = 5 सेकंड पर देखना जरा, t = 5 सेकंड पे जो EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, जो EMF आ जाएगा EMF वो कितना आ जाएगा t = 5 पे, देखिएगा जरा जो EMF आ जाएगा। अब इसमें जरा 5 रखो, तो 20 × 5 + 20 तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका EMF जो इंड्यूस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
25 या 100 में ऐड करेंगे कितना जाएगा 120 वोल्ट। कितना जाएगा 120 वोल्ट, ये जाएगा आपका ईएमएफ इंड्यूस। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है आई इंड्यूस। आई इंड्यूस इसको ऐसे लिख ले, लिखेंगे थोड़ा सा, जो ई इंड्यूस होता है, ई इंड्यूस वो क्या होता है, वो होता है आपका आई इंड्यूस। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, स्पेस कम पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ई इंड्यूस। ई इंड्यूस क्या हो जाएगा सर, आई इंड्यूस जो करंट इंड्यूस हुआ इनटू रेजिस्टेंस आर। हमसे आई इंड्यूस पूछे हैं, ई इंड्यूस की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना 120 है, कितना है 120 ऊपर लिख रहा हूँ मैं 120। किसके बराबर होगा बताओ जरा, आई इंड्यूस इंटू आर। आर की वैल्यू कितना दिया गया 2 दिया गया। तो यहाँ से आई की जो बचा, देखो ये जो फ्लक्स दिया गया है ये किस में दिया गया है, मिली वेबर में। तो जो ईएमएफ आएगा वो भी आएगा मिली, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो रही है, मिली वोल्ट आएगा। क्या आएगा, मिली वोल्ट, क्योंकि हमें देखो ये मिली वेबर दिया गया है तो आपका जो ईएमएफ आएगा हो जाएगा मिली वोल्ट। तो जो करंट भी आएगा वो भी किस में आएगा, मिली वोल्ट में। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू तो हो जाएगा 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर। तो आप मैच करा सकते हैं अपना आंसर, देखिए जाए तो मैच करा सकते हैं अपना आंसर कितना है बताइए, आई इक्वल्स टू 60 मिली एम्पियर, आई इक्वल्स टू 60 मिली एम्पियर, आई इक्वल्स टू 60 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर दिया गया है, यहाँ क्या भरेंगे हम, तो यहाँ पर भरेंगे 60, क्या भरेंगे 60। ठीक है, जेईई मेंस का सवाल अच्छा सवाल था, 2021 पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉइल दिया गया है जिसके पास टर्न दिया गया 600 विच प्रोड्यूस कह रहे हैं 5 इंटू इतना जो है प्रोड्यूस कर रहा है पर टर्न 3 एम्पियर को। अच्छा एक बात बताना जरा मुझे, कह रहे हैं जो वायर है, जो वायर कह रहे हैं कि 2 कॉइल हैं, एक में जो है टर्न है 600, दूसरे अच्छा वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना 5 इंटू 10⁻³ वेबर पर टर्न, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। कह रहे हैं कि दिस प्रोड्यूस 6 इंटू 10⁻³ इन 100 टन सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए जरा ये सवाल जो है म्यूचुअल इंडक्शन का है। ये मान लीजिए 2 कॉइल है, क्या है, ये मान लीजिए 2 कॉइल है, मैं यहाँ पे 2 कॉइल बना रहा हूँ, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। इसको मान लीजिए आप जो है प्राइमरी कॉइल है, ये क्या मान लीजिए प्राइमरी कॉइल है, और इसको मान लीजिए आप सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, आप कह रहे हैं कि इसमें कितने टर्न है, इसमें है 600 टर्न, और इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 5 इंटू 10⁻³ हो रहा है। कह रहे हैं कि इसमें जो है चेंज हो रहा है फ्लक्स, या इसमें जो है करंट चेंज हो रहा है। इसके चेंज होने से जो सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल में मतलब ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ऐसे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, इन्होंने दिया हुआ 3 एम्पियर। कितना दिया है 3 एम्पियर। मतलब जो करंट इसमें चेंज हो रहा है, इस करंट के चेंज होने से जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो है एक क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, या इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे दिया हुआ है कि देखो लिखा हुआ दिस प्रोड्यूस 6 इंटू 10⁻³ सेकेंडरी कॉइल। मतलब इस कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो इसका म्यूचुअल में जो बगल में जो कॉइल है इसमें भी क्या हो रहा है, एक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा कितना हो रहा है बताओ, इन्होंने दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ सेकेंडरी कॉइल में, जिसका टर्न दिया गया, कितना टर्न दिया गया 1000, कितना दिया गया 1000। इसमें कितना टर्न है बताओ, इसमें आपका है 600, कितना है 600। हमसे पूछ रहे हैं कि बताना है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो पहले आप निकालिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ आप जानते हैं जो ईएमएफ होता है ई, वो होता है आपका -m डेल्टा आई, क्या होता है -m डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्या होता है डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये होता है। तो हमें क्या है कि डेल्टा आई तो दिया गया कितना -2, क्योंकि वो बोला हुआ इन्होंने करंट क्या हो रहा है जो है 3 से 0 हो रहा है, 3 से 0 हो रहा है, कितने समय में 0.2 सेकंड में। हमें m निकालना है, m कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं जो 5b होता है, 5b जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, किसमें करंट प्राइमरी कॉइल में। जो 5b होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन किसमें प्राइमरी कॉइल में, किसमें प्राइमरी कॉइल में ip। ठीक, यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस।
क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है m, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइव भी देखो दिया गया है, फाइव भी दिया गया है, किस में चेंज हो रहा है फाइव भी, सेकेंडरी कॉइल में। कितना अच्छा, ये एक टर्न के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपने लिखा हुआ है ये एक टर्न के लिए, अगर मान लो n टर्न हो तो इसमें n सम कर देंगे मल्टीप्लाई, ये एक टर्न के लिए अगर n टर्न हो तो कर देंगे n इंटू फाइव। कितना टर्न दिया गया है 1000, क्या लिखिए 1000, ठीक, मल्टीप्लाई हुई फाइव भी कितना दिया गया है बताओ, 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3, किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा m इंटू आई पी वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 3 2 हो जाएगा आपका 6, ये देखो पूरा कट जाएगा तो जो m की वैल्यू आ जाएगा, m की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हेनरी, कितना आ जाएगा 2 हेनरी, ये जाएगा m की वैल्यू, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 हेनरी, ये 2h 2 हेनरी। ठीक, हमसे पूछे हैं ईएमएफ प्रोड्यूस, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, E इक्वल्स टू माइनस, इस फार्मूले को मैं जो है हाईलाइट ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, इस फार्मूले को मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, देखिएगा जरा, इस फार्मूले को मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम रखेंगे m की वैल्यू, तो हमें क्या निकलेगा ईएमएफ इंड्यूस, तो E हमसे पूछे हैं E जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो E इक्वल्स टू माइनस, माइनस तो रिप्रेजेंट करता है चेंज का, तो माइनस को आप छोड़ दो, m की वैल्यू कितना है 2 है। अच्छा, करंट कितना चेंज हो गया, कर रहे हैं कि 3 से 0 भरा है, तो 3 से 0 तो 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाई कितना है, कितने समय में 0.2 सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 वोल्ट, कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में वो कितना हो गया 30 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है ये, म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला और साथ में आपको ईएमएफ निकाल के बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 30 वोल्ट। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी सवाल जो है म्यूचुअल इंडक्शन का, ये करें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कॉइल दिया गया है, हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा, करेंट फ्लक्स चेंज हो रहा है 2 इंटू 10⁻³ करेंट चेंजेस 0.01, तो मैंने अभी बताया था मैंने आपको, जो फाई होता है, जो फाई होता है, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फाई बी होता है, फाई बी वो क्या होता है m इंटू आई, क्या होता है m इंटू आई, ठीक, ये होता है। अब कह रहे हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है कितना, तो 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस का 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2, m की वैल्यू पूछे हैं, वो करंट करें चेंज हो रहा है कितना 0.01, इसको अगर और अच्छे से लिखें तो देखिएगा जरा, देखिएगा इसको अगर और अच्छे से लिखें तो 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2, इसको ऐसे रहने दीजिए आप, m, अब इसको क्या लिख सकते हो, तो 10 रेस्ट पावर माइनस 2 लिख सकते हो इसको, देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से यार, m की वैल्यू आ जाएगा 2 हेनरी, m की वैल्यू आ जाएगा 2 हेनरी। ये भी अच्छा सवाल था, ये म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल है, ये म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल है, m की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2 हेनरी, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, करें फॉर द गिवन सर्किट द करंट दिया I, ठीक है कोई नहीं, करें की इज क्लोज एंड स्टेडी स्टेट, की इज क्लोज एंड द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड, कह रहे हैं कि हमें बताना है स्टेडी स्टेट, देखो अभी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर टर्म स्टेडी स्टेट, और जब स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि की इज क्लोज एंड द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड, जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था आपको कि जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगा तो वहाँ कैपेसिटर में क्या होता था, स्टेडी स्टेट होता था, तो वहाँ पर हम लिखते थे उसको ओपन सर्किट होते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक कंडक्टिंग वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे कंडक्टिंग वायर, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इंडक्टर, ये इंडक्टर सिर्फ एक बन जाएगा कंडक्टिंग वायर, जिसका अपना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। हम देखो इस सर्किट को देखो जरा, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसी सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, इसको आप ऐसे रहने दो, ये रेजिस्टेंस है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस इधर भी है, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया है, इसको जो है और अच्छे से बनाते हैं, देखिएगा, ठीक, ये रेजिस्टेंस है,
पैरेलल रेजिस्टेंस। अभी देखो इसका देखो, अब ये जो आपका दिख रहा है इंडक्टर, ये इंडक्टर सिर्फ जो है एक कंडक्टिंग वायर बन जाएगा जिसका अपना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, जिसका अपना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। हम इसको सिर्फ इसको कंडक्टिंग वायर बना लेंगे। दूसरा हो जाएगा, तीसरा देखना जरा, ये जो आपको दिख रहा है इंडक्टर, ये भी इंडक्टर क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर सिर्फ बन जाएगा एक कंडक्टिंग वायर जिसका अपना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट पे। आप देखिए हो गया। और यहाँ पे लगा था एक बैटरी, और यहाँ पे लगा था आपका एक बैटरी, यहाँ पे क्या लगा था, एक बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगा दी बैटरी। अब इसको कनेक्ट कर दो यार। देखो अब यही सर्किट जो दिख रहा था इतना बड़ा सिंपल सर्किट बन गया। ये तो बहुत सारे, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, एकदम सही बात। अब यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसमें भी जाएगा कुछ करंट, ठीक, इसमें भी जाएगा कुछ करंट, इसमें भी जाएगा कुछ करंट। मतलब ये जो तीनों आपको दिख रहा है, तीनों जो ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, क्या तीनों पैरेलल में है ये? अच्छा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, ध्यान रखना। यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर, 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 यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस इन्होंने पहले से लगा रखा हुआ, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस इन्होंने पहले से लगा रखा हुआ, धोखे से छूट गया, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या तीनों पैरेलल दिख रहे हैं यार, तीनों पैरेलल में। और पैरेलल जानते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट। जो पैरेलल में होता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट। पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट है, 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा ये, 3/3, 3/3 मतलब 1। तो जो आर इक्विवेलेंट आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये 1, अब इन सबको हटाकर क्या करोगे, अब सबको हटाकर एक लगाओगे, इन सभी को हटाकर, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, इन सभी को हटाकर क्या करेंगे आप, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। इन सभी को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ऐसे, इन सभी को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। कितने का लगाएंगे, तो सर 1 ओम का लगाएंगे, सिर्फ 1 ओम का। उसके साथ ये बैटरी, उसके साथ ये बैटरी, ऐसे कनेक्शन बैटरी, ठीक, ये बैटरी। अब इधर, अब ये कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1 ओम। ये कितना था यार, ये आपको दिया गया था पहले से 2 ओम। इसका ई में कितना दिया गया था, ई में था 30 वोल्ट। अब यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा। वही करंट हमसे पूछे हैं, क्या नहीं बता पाओगे करंट, सर बता देंगे एकदम। कितना होगा, तो V बराबर I इंटू आर से, V बराबर I इंटू आर से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल कितना दिया गया, 30 वोल्ट, कितना है 30 वोल्ट। I इक्वल हमसे पूछे हैं, R इक्वल निकाल चुके हो कितना। अब ये 2 और 1 किस में है, सीरीज में है। अब सीरीज जानते हो दोनों जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 हो जाएंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो I इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से I इक्वल हो जाएगा 10 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। ये हो जाएगा करंट, I की जो वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। तो जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा एट स्टेडी स्टेट पे, वो कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ये हो जाएगा सर्किट में करंट। I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताओ। आपका आंसर सही हो जाएगा 10 एम्पियर। कौन सा, सेकंड। एकदम अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल तो नहीं बोल सकता, अच्छा जेईई मेंस लेवल में एकदम अच्छा सवाल है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहीं मेटेरिक रॉड दिया गया है, लेंथ दिया गया 20 सेंटीमीटर, प्लेस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मूव एट कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर कर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। फिर वही सवाल है, कह रहे हैं कोई मेटेरिक वायर है, ये मेटेरिक वायर है, ठीक, जो कह रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ में जो है ऐसे जो है प्लेस किया गया, रखा गया है, जो मेटेरिक वायर है या रॉड है जो भी है। और इस रॉड का जो वेलोसिटी है, इस रॉड का जो वेलोसिटी है वो किधर है, ईस्ट की तरफ है। इस रॉड का जो वेलोसिटी है वो ईस्ट की तरफ है, और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ वो कितना दिया गया, जरा तो लेंथ कितना दिया गया, इसका जो लेंथ है वो दिया गया आपको कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है,
20 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ दिया गया है वो दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। और ये जो वायर है या कंडक्टर है, ये कंडक्टर कहाँ रखा गया है? तो सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये जो कंडक्टर है सर, ये कंडक्टर कहाँ रखा गया है? ये कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ऐसे 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 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया कंडक्टर। ये देखिए जरा, मैं ये जो क्रॉस बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये जो है ऐसे रखा गया है कंडक्टर, और इस कंडक्टर के पास जो वेलोसिटी है उसको मान लीजिए v। कितना मान लीजिए? v। ठीक, हमसे कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लेंगे तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है मतलब, और लेंथ भी ऐसे मान लीजिए लेंथ है और ये वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में होगा, उसी प्लेन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इमेज अगर प्रोड्यूस होगा तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होता है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा। किसके वजह से होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड इनके प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से इन्होंने दिया हुआ है एंगल ऑफ डी 10⁵। कितना दिया? 1045। कितना दिया गया? 1045। एंगल ऑफ जो डीप होता है वो होता है बी वर्टिकल। क्या होता है? बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? बी वर्टिकल अपॉन ये हो जाएगा 1 और बी वर्टिकल, और ये जो बी वर्टिकल हो जाएगा जरा बताओ ये कितना हो जाएगा? बी वर्टिकल ये हमें निकालना बी वर्टिकल। ठीक, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया, कितना दिया गया होता है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10 रेज़ टू पावर -3। यहाँ से जो बी वर्टिकल आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 4 × 10 रेज़ टू पावर -3 टी टेस्ला। ये हो जाएगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। और आप अच्छे तरीके से जानते हो अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में उसके लेंथ के परपेंडिकुलर अगर मूव करता है तो उसके एंड्स के अक्रॉस क्या होता है सर? तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो है एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू होती है BVL। क्या होता है? BVL। पहले सवाल में बता चुका हूँ मैं आपको, बी को निकाल चुके हो। यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हो गए? वर्टिकल। कौन सा? वर्टिकल होगा, जिसकी वैल्यू 4 × 10 रेज़ टू पावर -3। वेलोसिटी कितना दिया गया है सर? तो वेलोसिटी 20 दिया गया है। ठीक, अच्छा लेंथ कितना दिया गया? 20 × 10 रेज़ टू पावर -2 ये आपको दिया गया है, आपको दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ई इंड्यूस कितना आ जाएगा? जरा देखिए जरा, ई इंड्यूस कितना आ जाएगा? यहाँ से ई इंड्यूस आ जाएगा, देखो जरा, ये आपका 0 ये 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, अब 4 4 जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 × 10 रेज़ टू पावर -3 वोल्ट। लेकिन हमें आंसर किस में देना है? हमें आंसर देना है मिली वोल्ट में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मिली वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? 16 मिली वोल्ट। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। हमारा जो आंसर हो जाएगा 16। यहाँ पर चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो, जो आंसर आ जाएगा सिंपल सी है। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इंड्यूस, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो आ जाएगा 16। कितनी आ गई? तो 16, जिसकी जो वैल्यू आ जाएगा 16 मिली वोल्ट। कितना आएगा? 16 मिली वोल्ट। हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस 16 मिली वोल्ट। इतना ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, इसको हटा दो, ये जो गंदा कर रहा है इतना थोड़ा सा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसको मैं हटा दिया, इसको मैं हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया ऐसे। तो जो वैल्यू आ जाएगा 16 मिली वोल्ट। यहाँ पर आप क्या भरेंगे? तो यहाँ पर भरेंगे आप 16 मिली वोल्ट। क्या भरेंगे? जेईई मेंस का सवाल है यार, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है, सवाल एकदम बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, करें स्क्वायर लूप दिया गया है, इसका साइड दिया गया 20 सेंटीमीटर, फिर वही है रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम, इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है। कह रहे हैं कि मूव्स टुवर्ड्स राइट साइड कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, राइट आर्म ग्रुप इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बता रहे हैं कि वेलोसिटी बतानी है। आप देखो यार, इस लूप का ये वाला जो साइड है ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। किधर है? ये जो साइड है ये वाला, ये साइड इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? बाहर है। सिर्फ ये वाला जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने बताया हुआ है अगर v वेलोसिटी से मूव करोगे, लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे, एक उसके एंड्स के पास एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? उससे करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। तो इसी देखो, इसी डायग्राम को मैं देखो जरा बना रहा हूँ मैं, इसी डायग्राम को देखिए कैसे बनेगा डायग्राम।
ये आपका ऐसे था, ठीक, और ये ऐसे, और ये इसी डायग्राम को देखिएगा जरा, मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियरिफाई कर रहा हूँ इसी डायग्राम को। इसी डायग्राम को मैं दोबारा से देखिएगा, इसको बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा बस। ये आपका ऐसे, ठीक, उसके साथ ये ऐसे, और ये एक ऐसे आपको बनाया गया था, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे नीचे की तरफ, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक ना, और यहाँ पर एक लगा हुआ था, और यहाँ पर एक लगा हुआ था, ठीक ना। अब यहाँ पर भी एक लगा दो आप नीचे की तरफ, ठीक ना। अब यहाँ पर एक नीचे ऐसे आया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर जाने के बाद क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक ना, ऐसे, और यहाँ पर जाने के बाद भी क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे, ठीक। यहाँ से ऐसे आप करिए क्लोज इसको, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ उन्होंने, ऐसे, ठीक ना, और इसको और आगे बढ़ाइए, और यहाँ पर भी उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ऐसे, ऐसे, ठीक ना। और इसको जो है इन्होंने कनेक्ट कर दिया है इस वायर से। देखो यार, अब क्या करेंगे हम, ये जो आपको वायर दिख रहा था, इस वायर के एंड्स के क्रॉस क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बताओ जरा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, यहाँ जाएगा, ठीक, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा, कुछ करंट यहाँ भी जाएगा, ठीक, और कुछ करंट यहाँ भी जाएगा, ठीक, फिर टोटल करंट यहाँ ऐड होगा, फिर इधर आएगा इस ब्रांच में, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। इतना सारा स्ट्रक्चर है इसका। इसका एक और देखना, अभी बताता हूँ मैं। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से करंट गया, अब देखो ये यहाँ इन दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों में अगर करंट सेम है तो दोनों करंट, सॉरी हाँ, करंट सेम है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में आर इक्वल क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, तो 4 प्लस 4 कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इन दोनों हटाकर एक लगाओ, कितने का लगा होगा, 8 ओम का। यहाँ पर देखो जरा, इन दोनों में क्या है, दोनों करंट सेम है। करंट सेम है तो कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज वाला। सीरीज में आर इक्वल R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा। अब ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल में आर इक्वल होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, नहीं सॉरी 8 है ना, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, और 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, तो 64 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चाहो देखो जरा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 डिवाइडेड हो जाएगा 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, बताओ जरा, तो हो जाएगा आपका 64 डिवाइडेड हो जाएगा 16, 64, और ये जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा 4। मतलब ये है, इन सभी को हटाकर, इन सभी को हटाकर आप सिर्फ एक लगाएंगे, कितने का लगाएंगे, कितने का लगाएंगे जरा बताइए, लगाएंगे सिर्फ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, और इसका अपना अलग से रेजिस्टेंस दिया गया है। देखना, इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखिएगा कितना इजी वे, कितना इजी वे में इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस जो इन्होंने बोला हुआ है किसका था जरा बताओ, ये रेजिस्टेंस इस कॉइल का था जो आपको दिया गया क्वेश्चन में, कॉइल जो लूप जो मूव कर रहा है उसका रेजिस्टेंस दिया गया, ठीक। ये आपका ईएमएफ, ये आपका ईएमएफ, ठीक है। अब देखना, देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे, और इनको हटाकर मैंने क्या किया था, एक लगाया था, कितने का लगाया था जरा बताओ, 4 का। कितने का लगाया था, तो सब 4 का लगाया था आपने, तो लगा दीजिए 4 का, ये, ठीक। और इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको आप ऐसे ही कनेक्ट कर दो, ऐसे। अब देखना जरा, यहाँ से करंट निकलेगा आई, ठीक,
तो ऐसे करो ना, ऐसे इन सभी को हटा दो यार, ये इन सभी को हटाकर मैं नेक्स्ट पेज से लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। आप एक पेज ऐड कर लीजिए, क्या करिए, एक पेज ऐड कर लीजिए। आप देखिएगा जब पेज ऐड कर लिया तो क्या करेंगे, देखिएगा ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे 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 ऐसे, ये रेजिस्टेंस जो इस कनेक्टिंग लूप का था, ठीक, और मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया, ठीक। और इस कनेक्टिंग लूप का जो ये था, ये आपका ईएमएफ था, ये क्या था, ईएमएफ। और ये आपका पहले से जो है रेजिस्टेंस आपको मैं बता चुका था, जो आपने इक्विवेलेंट लिखा था। इसमें अब देखिएगा, अब देखो जरा इसमें अब क्या करेंगे। अब ये कितना है, 4 ओम है। अच्छा, इसका अपना रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक, ये हो जाएगा 1 ओम। अच्छा, ये जो ईएमएफ था, ये इंड्यूस ईएमएफ, ये कितना आया था, तो सर VBL कितना आया था, VBL, ये बताया था मैंने आपको। तो आप देखो जरा, ये 4+1 किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू R। V को उन्होंने कितना दिया हुआ, E इंड्यूस, E इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगा I इंटू R, क्या हो जाएगा, I इंटू R। E की वैल्यू कितना है, तो सर VBL है, VBL है, और I इंटू R की वैल्यू हमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब VBL, V की वैल्यू हमसे पूछे हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए। B की वैल्यू जरा बताओ कितना है, B की वैल्यू दिया गया था, B की वैल्यू कितना दिया गया था, B माइनटी फिर दिया था 5 टेस्ला, कितना दिया गया है, 5 टेस्ला, ध्यान रख लीजिए, 5 टेस्ला मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया गया, तो लेंथ दिया, लेंथ 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 कितना है आपका, लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू आई। अच्छा, करंट कितना दिया गया, तो करंट आपको दिया गया था, शायद करंट आपको दिया गया 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 2 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, आर कितना था, 5 था, कितना था, 5 था। अब देखो यार, ये 5 देखो, 2 मल्टीप्लाई करो 10 होगा, जब 10 होगा, अच्छा ये कितना हो जाएगा, जाएगा कितना, देखो यार, ये आपका पूरा ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब देखो यार, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इधर देखिए, V इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ लिखिए 100 इंटू 25 है 100, ये कट गया पूरा, ये कितना बच गया, जब बच गया आपका 10⁻⁻3, कितना बच गया, 10⁻⁻3। अब देखिए 10⁻3 बच गया -3। अब देखो ऊपर जाएगा तो जाएगा 10⁻⁻1, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो आप यहाँ पे देखिएगा, लिख सकते हैं इसको 10⁻m, कहीं गलत गलत हो रहा लग रहा है, ये 10⁻⁻3 तो जाएगा 5 VBL। एक सेकेंड 5 हो जाए, हाँ ये पूरा कट गया आपका, 10⁻⁻1 है यार, ये सॉरी, ये आपका -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा आपका -1, ठीक ना, -1, -1, -1, ठीक ना। अब देखिए -1, अच्छा ये कितना है आपका, 100 है ये, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये -100 है ये आपका। तो अगर चाहे तो हो जाएगा 10⁻, आपका इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा, 10⁻⁻3। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ये, एक सेकंड देखने दो पीछे। 4 ये ओम 3 के 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट का है 2 मिली हेनरी है। हमसे पूछे हैं वेलोसिटी, क्या पूछे हैं, वेलोसिटी, ठीक 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 ठीक। देखिए कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रहा है। तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, VBL I इंटू 5, V की वैल्यू पूछे हैं, और V की वैल्यू 5 है, 20 सेंटीमीटर, 10⁻²। अरे
क्या ही बताया जाए। आप देखिएगा जरा इधर, ये देखो ये पूरा आपका ये, इसको मैं अगर और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा प्रीवियस में, प्रीवियस में। तो अच्छा ये पूरा देखो, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इस पूरे इक्वेशन को, v इंटू 5 इंटू 20 रेस्ट पावर -2, इसको दोबारा से लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 रेस्ट पावर -3, तो 10 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 मतलब 10 रेस्ट पावर -2, 10 रेस्ट पावर -2, ये पूरा कट जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आएगा, v की वैल्यू वो क्या हो जाएगा 1/100, 1/100, और 1/100 को आप क्या लिखते हो जाता है, 1/100 को आप लिखते हो 10 रेस्ट पावर -2, तो 1/100 को आप लिखोगे 1/100 को लिखो 10 रेस्ट पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा अगर ऑप्शन में है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं दिया है इन्होंने, नहीं दिया मतलब अगर इसको मीटर पर सेकंड में, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी सकते हो, v = 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या लिख सकते हैं, v = 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि देखो वो भी सही आंसर है आपका जो लिखा है उत्तर, 10 लिखो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आंसर में मीटर पर सेकंड में नहीं दिया गया है, मीटर में दिया भी गया है तो 10 -2 नहीं है, दूसरा आंसर है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था एकदम, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2021 में पूछा गया, मैथ्स पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि दिया गया है आपको जो है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का दिया गया, हमसे पूछ रहे हैं कि चेंज इन फ्लक्स। आप जानते हैं कि आई वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया होता है, आई वर्सेस टी ग्राफ का एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ जो होता है वो हमें देता है टोटल चार्ज डेल्टा क्यू, क्या देता है टोटल चार्ज। और आप जानते हैं जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज डेल्टा क्यू, वो होता है आपका डेल्टा फाई फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर, ये होता है आपका डेल्टा क्यू चार्ज। और यहाँ पर आप पता है जो एरिया होता है, एरिया वो एरिया हमें क्या देता है, एरिया हमें देता है डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज क्या देता है डेल्टा क्यू, ये किसके बराबर होगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। अब एरिया बताओ जरा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 0.5, और हाइट बोल कितना हो जाएगा, हाइट दिया गया 10, कितना दिया गया 10 इक्वल्स टू डेल्टा फाई हमसे पूछे हैं, और आर बोल अब देखो दिया गया कितना 100, कितना दिया गया 100, ये हो जाएगा 5 5 5 25, तो 2.5, तो 2.5 में डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 100, 2.5 में 2.5 इक्वल्स टू लिखेंगे डेल्टा फाई, क्या लिखेंगे डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 100, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 250 वेबर, 250 वेबर हो जाएगा आपका डेल्टा फाई। टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा टोटल फ्लक्स, तो 250 वेबर, 250 वेबर, ये जाएगा आपका डेल्टा फाई फ्लक्स 250 वेबर। ये अच्छा सवाल था, जेईई में 2017 में पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल था ये, एरिया का सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। करें यहाँ कॉइल दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया 8 दिया गया, ठीक है। करें कि वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द कॉइल, जब देखो जब फ्लक्स चेंज है, जब फ्लक्स चेंज होता है तो टोटल जो हीट प्रोड्यूस होता है, टोटल हीट प्रोड्यूस, ध्यान से लिखिएगा, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो हीट प्रोड्यूस भी चेंज होगा। उस कंडीशन में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R इंटू डी टी, आई स्क्वायर R इंटू डी टी, ऐसी फॉर्मूला हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू डी टी, क्या लिखते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू डी टी, ठीक है। हमें निकालना है v मतलब EMF, क्या निकालना है EMF। अगर है कि फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, देखो ना बोला टोटल जब फ्लक्स जीरो, जो लिखा हुआ है फाई, इसको आप जीरो करिए, क्या करिए जीरो,
जीरो करेंगे तो हम लोग टाइम मिलेगा कितने समय बाद जो फ्लक्स जीरो हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर जो वैल्यू हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, टी इक्वल कितना आ जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा 3 सेकंड, टी इक्वल हो जाएगा आपका 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड पर जो है वो फ्लक्स जीरो हो रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टी इक्वल 3 सेकंड पर हीट प्रोड्यूस। तो पहले निकालेंगे ईएमएफ, कैसे निकालोगे ईएमएफ, ये हो जाएगा क्या माइनस का डी फाइव बाई डी टी, माइनस का हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, माइनस का डी फाइव बाई डी टी। इसको जरा डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ, इसको आप इस 2/3 को अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा बताओ, तो देखो कांस्टेंट है इसको अंदर रह जाओगा तो हो जाएगा आपको कितना 6 माइनस, इसको ऐसे लिख लो यार, इसको अंदर ले जाइए, जो फ्लक्स दिया गया है फ्लक्स, इसको अंदर ले जाइए, 2/3 को अंदर लेकर जाइए, कितना हो जाएगा देखो 2/3 को जब अंदर ले जाओगे 2/3 इंटू 9, 2/3 इंटू 9 माइनस 2/3 इंटू हो जाएगा कितना टी स्क्वायर। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो यार कट जाएगा, हो जाएगा 3 3 9 तो 6 माइनस 2/3 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक ना, अब देखना जाएगा, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ई इंड्यूस, क्या मिलेगा ई इंड्यूस, वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, ये माइनस पहले से है और माइनस पहले से आ रहा है तो माइनस प्लस 2 आ जाएगा पहले, तो 4/3 इंटू टी, 4/3 इंटू टी हो जाएगा आपका इंड्यूस ये में 4/3 इंटू टी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें ये मिल गया है, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रख देंगे यही आपको हो जाएगा क्या वी, क्या हो जाएगा वी, जो ए में प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें रखो जरा, जब इसमें रखोगे आप तो देखना जरा, जब इसमें रखोगे आप तो जो हीट प्रोड्यूस आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस एच हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर, मतलब 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3 है ना 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16/9 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा रेजिस्टेंस दिया गया था, रेजिस्टेंस देखो दिया गया है आपको वी स्क्वायर आर को कितना दिया गया 8 कितना दिया गया है, तो यहाँ पर रखेंगे 8 इंटू डी टी, लिमिट पड़ेगा 0 से 5, 0 से 3, 0 से 3 लिमिट पड़ेगा 0 से, क्योंकि हमें 3 सेकंड पर ही निकालना है। अब देखिए जरा ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, जब कट जाएगा 2 टाइम्स में तो 2/9 आ जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है 2/9 क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर, अंदर बचेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट पड़ेगा 0 से कहाँ तक 3 तक, 0 से 3 तक। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं आप कि अगर इंटीग्रेशन में पावर होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो टी स्क्वायर मतलब एक पावर ऐड करेंगे तो टी क्यूब जो पावर होता है उससे नीचे डिवाइड मारते हैं, तो 2/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट पड़ेगा 0 से 3, यहाँ पर 9 ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 9 है, ये आपका 9 है ये। ठीक, अब 3 यहाँ पर जब रखोगे अपर लिमिट पॉजिटिव, जब लोअर रखते हैं तो नेगेटिव, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 2/9 इंटू हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा कितना 27, तो 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 27 कट जाएगा, तो जो हीट की वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, जो हीट की वैल्यू प्रोड्यूस वो हीट वो कितना आ जाएगा 2 जूल, क्या आ जाएगा 2 जूल, क्योंकि देखो 27 कैंसिल हो जाएगा, जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हीट प्रोड्यूस 2 जूल। बहुत अच्छा सवाल था ये, जेईई मेंस से पूछा गया सवाल, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड बाय इतना दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो यार, अब आपसे पूछ रहे कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो स्मॉल आर का जो रीजन है इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है dV/dt के हिसाब से। आप जानते हैं जो EMF इंड्यूस होता है EMF E, वो क्या होता है, तो माइनस का d∅/dt, क्या होता है माइनस का d∅/dt। अब बताओ जो फाई होता है, फाई जानते हो आप क्या होता है, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वैल्यू होती है B इंटू एरिया, क्या होता है B इंटू एरिया। अब एरिया बताओ कौन सा लोगे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, तो आर में चेंज हो रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r², जो कांस्टेंट होगा
पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा डी फाई बाई डी वी बाई डी टी, क्या बनेगा डी वी बाई डी टी, यहाँ लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस, मतलब जो ई एम एफ इंड्यूस आया वो क्या है, जो ई एम एफ इंड्यूस आया, जो ई एम एफ इंड्यूस आया वो क्या है, वो गया माइनस का पाई आर स्क्वायर, पाई वो भी स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ये आ गया ई एम एफ इंड्यूस पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक, अब कहोगे सर स्मॉल आर क्यों लिया, कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि कैपिटल आर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, स्मॉल आर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिर्फ वही एरिया कंसीडर करेंगे। तो ठीक है भाई, जो कॉइल वन में जो आ जाएगा इंड्यूस हो जाएगा माइनस का पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, दूसरे में देखो, दूसरे वाला जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया ही नहीं है, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया गया है, तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, जब कोई फ्लक्स नहीं होगा तो कोई ई एम एफ इंड्यूस भी नहीं होगा। तो आप देखो यार माइनस का डी वी बाई डी टी, माइनस का डी वी बाई डी टी, तो माइनस का डी वी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर लूप वन में ऐसे हो जाएगा जीरो। सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर। ये सवाल जो है नीट यूजी 2016 फेज 1 में पूछा गया था 2 में, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं कि साइकिल है, कह रहे हैं कि अब देखिए साइकिल है, ये उसका जो है व्हील है। ठीक, आप जानते हैं कि साइकिल व्हील में जो है ऐसे जो है वायर लगे होता है, कंडक्टिंग वायर्स लगे होते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, देखा होगा आपने साइकिल के जो है रिंग में ऐसे लगे होते हैं। ठीक ना, तो कह रहे हैं अच्छा मान लीजिए कि ये जो व्हील है ये ऐसे जो है ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस ओमेगा को लोन दिया गया, कितना दिया गया है बताओ, 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड ये आपको दिया गया, 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो है कॉइल रोटेट कर रहा है, मतलब ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है, और कोई कंडक्टर अगर रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से उसके एंड्स के क्रॉस क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आपको कंडक्टिंग लाइंस दिख रही है, वायर दिख रही है, कंडक्टिंग वायर्स, इस कंडक्टिंग वायर्स के क्रॉस क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मतलब ऐसे देखिए जरा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका सेंटर था, सेंटर है, तो यहाँ पर मान लो सेंटर है, ये आपका सेंटर है, क्या है सेंटर है, इसको सी मान लो। ठीक, और ये मान लो आपका पॉइंट रिंग पर है, मतलब सर्कमफ्रेंस पर है, ये पी मान लो, क्या मान लो पी। अगर पी मान लीजिए तो ये होता है, ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे। ठीक, और ये हो जाएगा आपका लो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इतना ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर। अब देखो हमसे यही पूछे हैं ई इंड्यूस, तो बी इक्वल जाता है कितना दिया गया, बी इक्वल दिया गया 0.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा कितना दिया गया है सर, 10 दिया गया है, कितना दिया गया है 10। अच्छा आर कितना दिया गया है, तो आर दिया गया 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 डिवाइडेड बाई 2, ये कर जाएगा 5 टाइम्स में, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.0125 वोल्ट, ये जाएगा आपका आंसर। ये जाएगा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। बहुत अच्छा सवाल था ये, ड्यू टू रोटेशन का सवाल था, नीट यूजी 2019 में पूछा गया सवाल है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कह रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिया गया है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि कोई अगर इंडक्टर है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है उसका जो फार्मूला होता है यू, उसका जो फार्मूला होता है यू वो कितना होता है, उसका जो फार्मूला होता है यू वो होता है 1/2 एल इंटू आई का स्क्वायर। ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, क्या होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किसी इंडक्टर में, वो भी इंडक्टर के अंदर होता है। क्या होता है इंडक्टर के अंदर, हाफ एल आई स्क्वायर, क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हमसे यू की वैल्यू पूछे हैं, कोई नहीं यू की वैल्यू पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू हमें दिया गया है, कोई नहीं आप लगा दो। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई एल वैल्यू कितना देगा 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा करंट कितना देगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितना टर्म्स में 2 टर्म्स में, तो कितना जाएगा तो 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल, 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब जरा बताओ ये जूल में हमसे पूछे हैं माइक्रो में, तो यू की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप 8 माइक्रो जूल, क्या लिख सकते हो 8 माइक्रो जूल।
आपको सर ये आंसर सही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन हमें आंसर के हिसाब से मैच कराना है, हमें आंसर के हिसाब से मैच कराना है। तो आंसर के हिसाब से जब मैच कराएंगे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, 4 पार्ट 8 माइक्रो जूल। तो आज के सेशन का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 16। ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। कह रहे हैं ये जो मैग्नेट है ये जा रहा है राइट साइड, हमें बताना है इंड्यूस करंट। आप जानते हैं अगर ये मैग्नेट है और मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से एंटर करती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं, मतलब इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होगी वो कुछ ऐसे होती हैं, साउथ से एंटर करेंगी, ठीक, ऐसे साउथ से एंटर करेंगी, ठीक ना, ऐसे साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ से ऐसे जो है बाहर निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ से एंटर करती हैं और नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, ठीक। अब देखिएगा जरा, हमसे पूछ रहा है करंट, तो जैसे से ये देखना, जैसे जैसे ये मैग्नेट ये जो सोलेनॉइड 2 है इसके करीब जाएगा और सोलेनॉइड से दूर जाएगा। अब देखना जरा, जब ये फील्ड लाइंस, अभी देखो फील्ड लाइंस बाहर है, ये जो फील्ड लाइंस ऊपर वाली फील्ड लाइंस है ये इस सोलेनॉइड से बाहर है, लेकिन तो जैसे जैसे ये पास जाएगा तो जो फील्ड लाइंस अभी बाहर दिख रही हैं ये फील्ड लाइंस इसके अंदर आ जाएंगी। ये फील्ड लाइंस देखो जरा, जो भी अंदर इसके अंदर आएंगी, जैसे जैसे बाहर जाएगा ये, तो जो फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही थी सोलेनॉइड 1 की, ये इसमें से बाहर जाएंगी और इसमें एंटर होंगी। मतलब ये है कि सोलेनॉइड 2 में फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं और सोलेनॉइड 1 से फील्ड लाइंस दूर जा रही है, मतलब कम हो रही है सोलेनॉइड 2 में, और सॉरी सोलेनॉइड 2 में आपका इंक्रीज हो रहा है और सोलेनॉइड 1 में डिक्रीज कर रहा है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में अगर फील्ड चेंज हो रहा हो तो फील्ड के चेंज होने से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है सर, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस के होने से क्या होता है, एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है उस कॉइल में। तो वही हमसे पूछे हैं जो इंड्यूस करंट जो डेवलप हुआ उसका जो डायरेक्शन क्या होगा। आप जानते हैं कि जो फैराडे साहब का नियम था वो क्या था, अगर किसी कॉइल में फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो कॉइल अपने अंदर क्या करता है, खुद का एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, वो ईएमएफ क्या करता है, खुद का करंट डेवलप करता है, वह करंट क्या करता है, एक एंटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। जिस डायरेक्शन में फील्ड कम हो रहा है उसी डायरेक्शन क्या करता है, फील्ड को बनाता है। अब देखना जरा, अब इधर देखो इसमें फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसमें फील्ड लाइंस वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि चेंज का अपोज करता है, क्या करता है, चेंज का अपोज करता है। इसमें फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं, तो क्या करेगा, किधर बनाएगा फील्ड इक्वल सोलेनॉइड को, किधर बनाएगा फील्ड, वो बनाएगा लेफ्ट से राइट। जो फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं वो लेफ्ट से राइट, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे हैं, फील्ड लाइन देखो आप ऐसे हैं, लेफ्ट से राइट मतलब जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो जो कॉइल है ये कॉइल क्या करेगा, अपने अंदर खुद का एक करंट बनाएगा, जो कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो फ्लो करेगा ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट, जो इस फील्ड के अपोज में आएगा। ये तभी हो पाएगा जब करंट कैसे फ्लो करेगा, डी से सी ऐसे आएगा, डी से सी की तरफ, मतलब डी से ऊपर जाएगा और सी से आपका नीचे आएगा। कहोगे सर कैसे आपने पहचान लिया है, आप जानते हो अगर ये करंट अगर सी की तरफ आएगा, सी की तरफ ऐसे सी की तरफ, तो जो फील्ड लाइंस आएंगी मतलब जरा क्या ऐसे आएंगी, देखो जरा आप जानते हो किसी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। ये करंट का डायरेक्शन होता है और ये जो पाम होता है वो पॉइंट की तरफ होता है, तो पॉइंट अंदर और करंट ऐसे। अब इसमें जो फील्ड लाइंस आएंगी किधर आएंगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जब करंट किधर आएगा, सी की तरफ आएगा, लेकिन करंट अगर ऐसे जाए सी से ऊपर जाए तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, फील्ड लाइंस अगर ऐसे जाएंगी तो इधर की तरफ फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और ये जो फील्ड बनाएगा वो भी उसी की डायरेक्शन में आएगा, तो फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा करेगा नहीं, वो फील्ड बनाएगा किधर, एंटी मतलब इसके अपोजिट, तो वो ऐसे फील्ड बनाएगा। कब बनाएगा, जब करंट आएगा डी से सी। इसमें अगर डी से सी है मतलब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बीम कैसे जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से जो करंट ऊपर जाएगा और बी में निकलेगा, बी में निकलेगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से और मतलब एनालाइज किया जाए तो मतलब क्लास में प्रैक्टिकल मतलब जनरल प्रैक्टिस होगा ये, तो आपका जो आंसर जाएगा हो जाएगा ए से बी और डी टू सी, ए से बी में होगा और सोलेनॉइड 2 में डी टू सी। यहाँ पे देखो कहीं लग रहा है ऑप्शन कहीं गलत दिख रहा है, ये
डी से सी की तरफ आएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा आपका ए से बी, सोलेनॉइड 2 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, पहले लिखा हुआ है मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड डायरेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड 1 टू सोलेनॉइड 2। सोलेनॉइड में ए से बी, और यहाँ पर देखो गलत लिख दिया, यहाँ पर बी से सी नहीं होगा, यहाँ पर डी से सी होगा। थोड़ा सा भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ बी तो है ही नहीं, बी तो इसमें ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पर होगा डी से सी। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर। तो एकदम थ्योरेटिकल सवाल है, ये सवाल क्लास में बहुत बार कराया जाता है, ये हर साल सवाल कराया जाता है सवाल, ये ऐसा सवाल है ये। तो चलिए आज का सेशन का आखिरी सवाल था ये, तो पढ़ते रहिए। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।